सर्कल का डेफिनेशन कोई मुझे बता सकता है क्या? इसका डेफिनेशन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, एक तो सर्कल का हम बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, ये क्लोज्ड शेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक क्लोज्ड शेप, है ना, with with all points with all points connected at equidistant from center बोल सकते हैं, या तो फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं, फिक्स्ड पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है। फॉर्म्स ए सर्कल। तो बेसिकली बचपन से हम जो पढ़ रहे हैं, ये क्लोज शेप होना चाहिए, ओपन शेप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है, और वो पॉइंट कहाँ से इक्वी डिस्टेंस होंगे ना, एक फिक्स पॉइंट से। मान लो एक शेप मान लो ये हमने एक फिक्स पॉइंट मान लो यहाँ पर हमने ले लिया है, ये जो मेरा कर्सर जहाँ पर है फिक्स पॉइंट, यहाँ से जितने भी इक्वी डिस्टेंस पर है, मान लो फिक्स पॉइंट क्या है अभी, ये मान लो फिक्स पॉइंट है। ठीक है, रेड कलर में फिक्स पॉइंट दिया हूँ। ये फिक्स पॉइंट से जितना भी इक्वी डिस्टेंस पर दूरी है, ये सब पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये सब पॉइंट को लेके एक क्लोज्ड शेप अगर बनाएंगे तो वो सर्किल बना देगा। ठीक है, तो सर्किल में क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेंट्रल एंगल होता है, अच्छा बहुत सारे, और सेक्टर होगा, सेगमेंट होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट साइक्लिक होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर वो टर्म्स के बारे में तुमको पता चल गया तो फिर ये सर्किल चैप्टर आसान लगने लगेगा, है ना। और इसमें थ्योरम भी काफ़ी है, तो बहुत सारे मतलब न्यू टर्म आपको सीखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत सारा बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि वो तो टर्म्स के बारे में जानते नहीं, तो डायरेक्ट बोलेंगे हम थ्योरम करेंगे। जब थ्योरम करना शुरू करेंगे या तो क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तो उसमें जो टर्म्स आएगा उनको दिक्कत करेगा, है ना। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट था यहाँ पर जो सेंटर पे, वो फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे। ये हो गया हमारा सेंटर, और सर्किल में एक ही सेंटर हो सकता है। अच्छा, ये जो इक्वी डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो जो एक क्लोज्ड फॉर्म बना रहे हैं, है ना, क्लोज्ड जो फिगर बना रहे हैं या तो शेप बना रहे हैं, है ना। तो ये क्या है एक्चुअली, ये सर्कल का यही एक्चुअली सर्किल है। अच्छा, यहाँ पर जो सर्किल किसको बोलते हो, बहुत सारे बच्चों को, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं शेडिंग कर दूंगा, वो सब बोलेंगे ये सब सर्किल है। कन्फ्यूजन ये रहता है, अगर मान लो मैंने शेडेड कर दिया तो सब लोग, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को लगता है ये भी अंदर वाला भी सर्किल है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सर्किल एक्चुअल क्या है, ये जो सेंटर भी, तो सर्किल कहने से सेंटर भी तो नहीं आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो आउटलाइन हमने ये जो ड्रॉ किया, ये सब यही जो क्लोज्ड शेप है यही सर्किल है। ठीक है, तो ये तो सेंटर ऑफ सर्किल है, मतलब इसको बेस करके हमने ये सब पॉइंट बनाया, इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट बनाया। तो बेसिकली यहाँ पर अगर दूसरा मैं बनाऊँ, ये जो बढ़ रहा है घट रहा है ना, यही सर्किल है। और यहाँ पर देखो कुछ भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो सर्किल कहने से ना तो इंटीरियर को हम समझेंगे, ना तो एक्सटीरियर को समझेंगे। ये जो बढ़ रहा है घट रहा है, ये जो एक शेप टाइप का है, तो ये है उसका सर्किल बेसिकली वही है ना। तो अगर मान लो मैं अगर बोलूँ यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ P, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पूछता हूँ, यहाँ पर मान लो एक पॉइंट P ले लिया, अभी बताओ ये पॉइंट P जो है ये सर्किल में है कि नहीं है, सब बोलेंगे हाँ ये सर्किल में है। तो सर्किल में है मतलब ये तो गलत हो गया, ये इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल में है। ठीक है, तो जैसे कि फिर मैं एक पॉइंट ले लूँगा Q, है ना,
बोलूँगा कि ये भी सर्किल में है कि नहीं है, सब बोलेंगे ना ये सर्किल में नहीं है। देखो अगर ये सर्किल में नहीं है तो ये कैसे सर्किल में आ सकता है? तो सर्किल के ऊपर जो पॉइंट होंगे बस वही सर्किल के ऊपर होंगे। जैसे मान लो ये मैंने आर पॉइंट ले लिया, हाँ ये सर्किल के ऊपर है, ये सर्किल में है। तो बाहर जो पॉइंट है वो भी सर्किल में नहीं है, तो अंदर जो पॉइंट है वो भी सर्किल में नहीं है, उनका डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग है। ठीक है, तो अच्छा ये जो अंदर जो देख रहे हो ये जो पॉइंट है, मान लो ये रीजियन जो देख रहे हो, ठीक है, तो ये सब एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत सारा पॉइंट्स है ना। तो इससे पहले आप सर्किल को एक दूसरे तरीके से देखते थे, अभी आपका देखने का नज़रिया पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हम शुरू करें, ये है सेंटर आपका, है ना। फिक्स्ड पॉइंट जो है यहाँ पर ये सेंटर हो गया। अच्छा फिक्स डिस्टेंस, ये जो इक्वी डिस्टेंस जो है, ये जो फिक्स डिस्टेंस इसको क्या बोलेंगे, इसको रेडियस बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, है ना। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पर एक सेंटर है। जनरली सेंटर को नेमिंग कैसे करते हैं, कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं सेंटर। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो मान लो कैपिटल ओ है। अच्छा जैसे कि मान लो एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ट्राइंगल बनाते ही मैंने बोल दिया कि लेट ए बी सी एक ट्राइंगल है, लेट ए बी सी एक ट्राइंगल है। तो मान लो आपने सर्किल बना दिया, तो इसको नेमिंग कैसे करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेट ए बी सी डी एक सर्किल, या ए बी एक सर्किल, या ओ एक सर्किल, ना कैसे डिनोट करोगे, सर्किल का नेमिंग कैसे करेंगे। देखो बहुत सारा बुक में सर्किल का नेमिंग ही नहीं दिया रहता है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि सर्किल के ऊपर 2-3 पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर एक्स ले लिया, यहाँ पर वाई ले लिया, यहाँ पर जेड ले लिया, फिर गोला बना दूंगा एक, बोलूँगा कि एक्स वाई जेड जो है एक सर्किल है, गोला बना के एक्स वाई जेड एक सर्किल। तो ये तो गलत कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा। जनरली सर्किल को नेमिंग कैसे करेंगे ये भी जानने वाले हैं। मतलब ट्राइंगल का नेमिंग हम कर देते हैं, क्वाड्रिलेटरल कर लेते हैं, है ना। तो एक मान लो लाइन सेगमेंट है, उसका भी नेमिंग हम कर देते हैं, ये बी लाइन सेगमेंट में पॉइंट नेमिंग कर देते हैं। तो सर्किल को बेसिकली नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं। अच्छा यहाँ तक अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला, एक बेसिक डेफिनेशन सर्किल का अभी लिखा हूँ। तो अभी सर्किल का नेमिंग कैसे करेंगे वो देख रहे हैं। वो जो फिक्स्ड पॉइंट जो है सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस जो है वो रेडियस है। अभी धीरे धीरे एक एक चीज़ें जानेंगे इसके बारे में। अच्छा सर्किल सी से शुरू होता है, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, आरडी शर्मा में थोड़ा बहुत दिया रहता है, कैपिटल सी, है ना, और एक ब्रैकेट देंगे ओ, और इधर है आर। ठीक है, अगर ऐसे करके लिखेंगे बेसिकली, अगर ऐसा लिखा गया है कहीं पर, तो इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, तो बेसिकली ये एक सर्किल को डिनोट कर रहा है, जिसमें ओ क्या है, ये पहला वाला क्या है ना, सेंटर को डिनोट करता है, और दूसरा वाला क्या है उसमें रेडियस को डिनोट करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिख रहा हूँ कि सी लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ओ लिख रहा हूँ, और यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, कोई मुझे समझाएगा। अगर मैं ऐसे लिखा हूँ इसका मीनिंग क्या होगा बताओ। ये बॉक्स तो सिर्फ मैं ऐसे दिया हूँ, आपको ऐसे ही लिखेगा, एक ब्रैकेट में पहले ओ रहेगा, फिर कॉमा रहेगा, फिर 5 रहेगा। इसका मतलब बेसिकली ये एक सर्किल है जिसमें ओ हो गया सेंटर, और 5 क्या हो गया, मतलब रेडियस आपका 5 यूनिट होना चाहिए। रेडियस आपका कितना चाहिए, 5 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, 5 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया है ना। ठीक है, अच्छा ये हो गया सर्किल को बेसिकली ऐसे नेमिंग करेंगे। तो ऐसा देखा गया है कि एनसीईआरटी बुक में ऐसा नेमिंग भी नहीं करता है, बस वो बोलता है कि जब थियोरम वगैरह लिखेंगे वो लिखे कि इन गिवन सर्किल सेंटर इज ओ, ऐसे लिख देता है। ये जो स्टाइलिश नेमिंग है, तो इसको कोई
मतलब पूछता नहीं है, ठीक है। तो बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नेमिंग करते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, सर्किल में अभी क्या क्या पार्ट्स है अभी देखेंगे, है ना। अभी मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर ले लिया P पॉइंट, Q पॉइंट, यहाँ पर हो गया R, S हो गया, T हो गया, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। अभी देखो यहाँ से कौन सा इंटीरियर पॉइंट होंगे, कौन सा एक्सटीरियर पॉइंट होंगे यार बताओ, और कौन सा सर्किल के ऊपर पॉइंट होंगे, और कौन सा सर्कुलर रीजियन में रहेंगे। यहाँ पर जो मैंने देखा X है, Y है, Z है, ये सब पॉइंट है, ये सब कहाँ पर है ना, एक्सटीरियर पे है, एक्सटीरियर पॉइंट है। अच्छा, O से अगर हम ज्वाइन करेंगे डिफरेंट लाइन सेगमेंट को, मतलब O से Y तक ज्वाइन करेंगे, O से Z तक ज्वाइन करेंगे, O से X तक ज्वाइन करेंगे, इसका मतलब ये सब डिस्टेंस जो है क्या होगा, मतलब या तो OX, OY, OZ, ये सब जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से बड़ा होगा या रेडियस से छोटा होगा, बताओ। ये सब जो डिस्टेंस होंगे OX, OY, OZ, ये रेडियस से क्या हो गए, ग्रेटर देन रेडियस हो गए। तो एक्सटीरियर का बस कॉन्सेप्ट ये है कि कोई पॉइंट एक्सटीरियर कैसे कहलाएगा ना, सेंटर से ज्वाइन कर दो एक लाइन सेगमेंट, वो अगर रेडियस से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है तो सर्किल के बाहर है तो एक्सटीरियर होगा, ये तो बचपन में पढ़ते थे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन उसका क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट्स कैसे पहचानोगे ना, सेंटर से ज्वाइन करो लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट अगर वो जो लेंथ है अगर रेडियस से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब एक्सटीरियर पे पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो जैसे कि ज्वाइन करेंगे वो आर ज्वाइन होगा, वो एस ज्वाइन होगा, वो टी, ठीक है। इसका मतलब जो है आर जो है, एस जो है, टी जो है, ये सब पॉइंट सर्किल के ऊपर है, इसका मतलब ये सब रेडियस के बराबर है। ओ आर जो है ना, और ओ एस, ओ टी, ये सब रेडियस के बराबर है। तो फिर ये कहाँ पे होंगे ना, ये सर्किल के ऊपर पॉइंट होंगे, ऑन द सर्किल। अच्छा, ऑन सर्किल ऐसे लिखते हैं, मतलब यहाँ पे लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, वो अगर रेडियस के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब बोलेंगे कि सर्किल के ऊपर पॉइंट है। अच्छा, अभी देखो अगर ज्वाइन करोगे लाइन सेगमेंट, वो अगर रेडियस से कम होगा, इसका मतलब P पॉइंट और Q पॉइंट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर OP और OQ, ये जो दो लाइन सेगमेंट में रेडियस से कम है, इनका लेंथ है, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, तो इंटीरियर हो जाएंगे, इंटीरियर हो जाएंगे, ये हो गया। अच्छा, अभी सर्कुलर रीजियन क्या होता है, एक पॉइंट है सर्कुलर रीजियन। बेसिकली एक दो क्लास तो आपका लग जाएगा सर्किल में डेवलप करने के लिए, तो कौन सा टर्म्स है, ठीक है। मान लो ये सब पॉइंट सर्किल के ऊपर भी है और सर्किल के अंदर भी है, ये सबको इंक्लूड करके आपका सर्कुलर रीजियन कहलाएगा। बेसिकली अगर मान लो यहाँ पर मैं ले लिया P पॉइंट, यहाँ पर Q पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ले लिया R ले लिया, S ले लिया, T ले लिया, U ले लिया, जो भी है U छोड़ दो। अच्छा, सर्कुलर रीजियन को हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे तो पता चलेगा कि सर्कुलर रीजियन ही लिखा है, तो बताओ। मतलब सर्कुलर रीजियन में जो जो पॉइंट्स है ऐसा कुछ हम लिखेंगे ताकि पता चलेगा कि वो सर्कुलर रीजियन के बारे में ही लिखा है ना। जो जो पॉइंट सर्कुलर रीजियन में लिखा है उसको ऐसे लिखेंगे, मान लो कौन सा पॉइंट है, एक तो P है, एक तो Q है, R है, S है, T है, ये सब पॉइंट सर्कुलर रीजियन के अंदर लिखा है। सर्कुलर रीजियन यहाँ पर एक लिख लेते हैं पॉइंट्स, इसको कैसे लिखेंगे ना, ये जो है मान लो OP है, OQ है,
ओ आर है, ओ एस है, ओ टी है, ठीक है। ये जो पॉइंट है या तो लेस और इक्वल टू क्या होगा, रेडियस होगा, ये सब लिखेंगे। इसमें क्या हुआ, देखो इसमें देखो, अगर या तो रेडियस के साथ बराबर होंगे वो ऊपर रह जाएंगे सर्किल के ऊपर, या तो रेडियस से कम होंगे तो वो अंदर रह जाएंगे। तो ये सभी पॉइंट्स, तो जितने भी सर्कुलर रीजियन पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, तो या तो रेडियस से कम होगा या तो रेडियस के बराबर होगा, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सर्कुलर रीजियन में ऑल पॉइंट जो है, मान लो, तो अगर मान लो एक सर्किल है और उसको आपने पूरा शेडिंग कर दिया, ठीक है, पूरा डार्क कर दिया, है ना, तो उसका एक स्पेशल नेमिंग है। तो सारा पॉइंट्स के द्वारा आपने इसको, तो आपको लगेगा कि ये हमने एक स्पीयर बनाया, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक स्पीयर भी नहीं बनाया। अगर मान लो सारा पॉइंट द्वारा हमने इसको कवर किया, ठीक है, तो इसका एक स्पेशल नेमिंग है, ठीक है। बेसिकली जो सर्कुलर रीजियन जो है, ठीक है, तो उसका एक नेमिंग है, उसका क्या है, इसको डिस्क बोलते हैं, सर्कुलर डिस्क। तो फिर कोई बोलेगा ये सिलेंडर है ना। तो इसका मतलब सर्किल के ऊपर भी जितने पॉइंट है और अंदर भी जितने पॉइंट है, सबको अगर हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा मतलब, तो सबको अगर क्यूमुलेटिवली हम बोलना चाहेंगे तो उसका नाम है सर्कुलर डिस्क, जिसका थिकनेस ही नहीं है, थिकनेस पूरा 0 के बराबर है, 10/0। अगर थिकनेस कुछ ना कुछ आ जाएगा तो फिर वो सर्कुलर डिस्क जो है वो एक सिलेंडर का शेप ले लेगा, है ना। ये तो हम, वो 3D शेप हो जाएगा। बेसिकली सर्किल जो है, ये पहले बताना चाहिए था, ये कौन सा है, ये 2D या 3D है, बताओ। ये 2 डायमेंशनल फिगर है, और ये जो हम पढ़ेंगे हर प्लेन के ऊपर ही पढ़ेंगे, है ना। तो हम बार बार प्लेन वर्ड मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, प्लेन है। बट सर्किल स्पेस के ऊपर भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है, तो वो बाद में आप पढ़ोगे। यहाँ तक देखो, जो पॉइंट हमने डिस्कस किया ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही नहीं, पर कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ये सब चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। यहाँ तक देखो, किसी को कुछ भी अगर डाउट है तो पूछो अभी। तो और एक पॉइंट है, देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगा। कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब इनका सेंटर ही एक ही होगा। तो मान लो बहुत सारा सर्किल, इनका सेंटर एक होगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, हम मान के चलते हैं कि ये सब एक ही सेंटर, ठीक है। जितने भी सर्किल मैंने बनाया उनका सेंटर एक ही है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। देखो आपको लग रहा होगा ये ऊपर जो है ज़्यादा लेंथ हो गया, नीचे कम लेंथ हो गया, लेट अस एज्यूम, है ना, कि ये सब मतलब कॉमन सेंटर डिफरेंट सर्किल, इसका मतलब कॉमन सेंटर डिफरेंट सर्किल, ठीक है। मतलब जितने भी, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है, 2-3 सर्किल का क्वेश्चन भी आ सकता है, उधर कॉन्सेंट्रिक सर्किल एक वर्ड मेंशन करेगा तो आपको पता चलना चाहिए तो उसका फिगर कैसे होगा। इसका मतलब बेसिकली सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है, तो ये रेडियस, ये रेडियस, रेडियस, ये सब अलग अलग है ना। तो ये हो गया। इसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अभी डिस्कस करेंगे, आर्क। देखो वो बहुत सारे पॉइंट्स हमने मिस कर दिया, वो बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे कि रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, तो उसका सेक्टर हो गया, हाँ, ये सब धीरे धीरे आएगा बाद में ना। अभी देखो सबसे जो न्यू, ये बहुत इसके बारे में नहीं जानते हो या जूनियर क्लास में नहीं था, थोड़ा सा था, आर्क, आर्क के बारे में, ARC, है ना, आर्क ऑफ ए सर्कल।
आर्क ऑफ ए सर्किल क्यों लिखेगा? क्योंकि आर्क बहुत सारे जगह में यूज हो सकता है। मान लो एक ओपन फिगर है, एक ओपन कर्व है, इसका भी कोई पर्सन हम कट कर लेंगे तो वो भी आर्क कहलाएगा, है ना। तो इधर सर्किल के आर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लो कोई भी ओपन कर्व ऐसे दिया है कर्व, है ना, तो इसका भी कोई भी हिस्सा कट कर लेने पर वो भी आर्क कहलाएगा। तो वो दूसरा चीज़ है। तो अभी सर्किल में तो आर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लो एक सर्किल है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लो ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ये T हो गया, है ना। यहाँ पर सर्किल के ऊपर हमने 5 पॉइंट हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका सेंटर। ओ, यहाँ पर सर्किल में कोई भी हिस्सा हम अभी कट करेंगे, है ना। मान लो P से Q तक हमने कट कर लिया, तो वो हिस्सा को हमने अगर मान लो इधर लिखते हैं, ये P से Q हिस्सा कहाँ चला गया, हमने यहाँ से यहाँ तक हिस्सा हमने कट कर लिया, कट करके हमने बाहर लिखे, ठीक है, P से Q तक। तो अगर हमने छोटा सा हिस्सा ऐसे कट किया और जो बाकी रह जाएगा वो कौन सा हिस्सा रह जाएगा, चलो इसको, और ये रह जाएगा, चलो फिर इसको अगर यहाँ पे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मान लो छोटा सा हिस्सा हमने कट करके PQ उधर लिखा, ये PQ और ये रहेगा P और Q, ठीक है। और इसके ऊपर जो पॉइंट है वो तो रहेगा ऐसे ही, T रहेगा, ये S हो गया, ये R हो गया, ठीक है। हमने बेसिकली क्या किया, ये जो पूरा सर्किल है उसको 2 हिस्सा में काट दिया, P से Q कट करके अलग लिखा ऊपर देखो, है ना, और जो बड़ा वाला हिस्सा यहाँ पर लिखा। तो आर्क का क्या है, बस यही कॉन्सेप्ट है। सर्किल का कोई भी कॉन्टिन्यूस पीस आप कट कर लो वो आर्क कहलाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे जब भी आर्क बोलेंगे तो उसको कट करके बाहर लिखना जरूरी है क्या? ऐसा जरूर नहीं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मतलब समझने के लिए मैंने बताया कि ये जो हिस्सा ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, पूरा सर्किल भी एक आर्क है ना। पूरा जो कंप्लीट सर्किल है ना, सर्किल को क्या बोलते हैं, कंप्लीट आर्क बोलते हैं, कंप्लीट आर्क बोलते हैं, ठीक है। पूरा सर्किल ही एक आर्क हो जाएगा, पर वो कंप्लीट आर्क हो जाएगा, ये वर्ड भी यूज होता है ना। और सर्किल का कोई भी हिस्सा अगर कट करेंगे कंटिन्यूस पीस होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं एक 2-3 पॉइंट ले लिया, मतलब बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन कट कर लिया, क्या वो आर्क कहलाएगा? ऐसे देखो, मैं बीच बीच में ऐसे 3 हिस्सा कट कर लिया और मैं तीनों को क्यूमुलेटिवली क्या आर्क बोलूँगा? नहीं, ऐसे। तो आर्क मतलब एक सिंगल कॉन्टिन्यूस पीस है, ठीक है। या 2-4 पॉइंट हमने बाहर लिख के उसको आर्क नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो जहाँ पर होगा वो कॉन्टिन्यूस पीस होगा, बीच में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब कहीं पर भी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है, ए कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ सर्किल, ए कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ ए सर्किल, ठीक है। सर्किल का कोई भी पीस कट कर लो वो आर्क हो जाएगा। बस यहाँ तक तो सबको पता होता है, जूनियर क्लास में होता है, बस उसका आर्क का नेमिंग कैसे करना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लो सर्किल हमने लिख लिया, उसका नेमिंग कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर एक पॉइंट है Q। अगर मैं बोलूँगा कि आर्क PQ, ये मतलब कौन सा आर्क को बताएगा, ये बड़ा वाला बताएगा या तो छोटा वाला बताएगा, इसमें से कौन सा आर्क? अगर मैं बोला कि आर्क PQ है तो ये यहाँ तो 2 हिस्सा में है ना। अगर मान लो एक सर्किल में 2 ही पॉइंट हमने दिया है, एक P और Q, अब सिर्फ मैं बोलता हूँ कि आर्क PQ बताओ, तो आर्क PQ होने से तो आप कौन सा पार्ट को डिनोट करोगे, ये छोटा वाला पार्ट या बड़ा वाला पार्ट? यहाँ पर ये चीज़ कन्फ्यूजिंग है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए आप जो घड़ी देखते हो इसका उल्टा डायरेक्शन देखना पड़ेगा। ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? ये डायरेक्शन को बोलते हैं
घड़ी के जो सेम डायरेक्शन में, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ये काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बेसिकली आर का जो भी नेमिंग होगा वो उल्टा डायरेक्शन में ही नेमिंग होगा। बेसिकली ये डायरेक्शन में आपको नेमिंग करना है, ये डायरेक्शन पे नेमिंग करना है, तो घड़ी का सेम डायरेक्शन पे नहीं करना है। तो ये जो है ये गलत चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैं क्रॉस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्शन में हम नेमिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। तो हम भी जब नेमिंग करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज को काउंटर करेंगे, मतलब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जो भी है। मैथ्स में मैक्सिमम चीज़ें तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो बेसिकली अगर पी क्यू आर का अगर हम नेमिंग करेंगे, पी से क्यू अगर कर रहे हैं, पी से अगर क्यू नेमिंग कर रहे हैं, ये छोटा वाला हिस्सा होगा। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ आर्क पी क्यू, इसका मतलब वो पी क्यू छोटा वाला आर्क ही बता रहा है और आर्क का सिंबल ऐसा है, ठीक है, और ये छोटा वाला हिस्सा को डिनोट कर रहा है। अच्छा, ये बड़ा वाला हिस्सा अगर नेमिंग करेंगे ना, उल्टा जाएंगे, क्यू से पी जाएंगे, क्यू से पी जाएंगे। अगर क्यू से पी हमने लिख लिया तो इसका मतलब वो बड़ा वाला हिस्सा को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, आर्क पी क्यू, उसका जो डिनोट है, मतलब 2 पॉइंट देने के बाद ऊपर में एक आर्क का सिंबल दे दोगे ऐसे, है ना। पी क्यू का मतलब पी से क्यू तक छोटा वाला, क्योंकि हम उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मान लो बड़ा वाला की बात करूँ, वो तो पी क्यू नहीं कहलाएगा, फिर आप बोलोगे ऐसे डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्यू से पी, वो क्यू पी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अभी हम डिस्टिंग्विश करेंगे ये छोटा वाला को क्या बोलेंगे, बड़ा वाला को क्या बोलेंगे, है ना। तो जब भी नेमिंग करेंगे आर्क है, तो आर्क उसका सिंबल जो है वो ऐसे ही छत ऊपर में ऐसे आर्क जैसा हो जाएगा, है ना, ये है। वो आर्क को कितने पॉइंट में हम डिनोट कर सकते हैं ना, मिनिमम 2 पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, 3 4 जितने पॉइंट आप लिखो कोई दिक्कत नहीं। आर्क का जो नेमिंग होगा, इसका जो नेमिंग मिनिमम 2 पॉइंट हम लेंगे, यूज करेंगे, मिनिमम 2 पॉइंट्स। अच्छा, 3 पॉइंट से भी नेमिंग होता है, वो कैसे होगा मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना। तो यहाँ पर देखें, जैसे कि बहुत सारा पॉइंट देता हूँ, यहाँ पर P है, तो यहाँ पर Q है, मान लो यहाँ पर R है और यहाँ पर S है। तो जो PQ आर्क कहलाएगा, PQ आर्क आपको तो पता है, ये छोटा वाला आर्क है ना, तो PQ आर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PSQ आर्क। SQ मतलब आपको मिनिमम 2 पॉइंट, अंदर में जितना पॉइंट लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अगर मान लो आप लिखोगे कि QP आर्क है, वो ये वाला हो जाएगा, ये बड़ा वाला, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्टिंग एंडिंग, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, QP जो आर्क है वो क्या हो जाएगा, बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, QRP ऐसे होगा। मतलब आर्क को डिनोट करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 2 से ज़्यादा पॉइंट में लिख लो। ये तो आप ही बताओगे कि 2 पॉइंट में लिखने से सबसे अच्छा लग रहा है, जितना ज़्यादा हम इंक्लूड करेंगे पॉइंट उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। पर ज़रूरत पड़ने से हम 3 पॉइंट का यूज़ भी करेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, आर का लेंथ को कैसे डिनोट करेंगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई मेजर कर लिया, मान लो लेंथ ऑफ एन आर्क, तो मान लो PQ का लेंथ किसी ने मेजर कर लिया, तो वो मतलब क्या होगा, मतलब कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क को हम जस्ट एक स्मॉल l लिखेंगे और PQ लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये एक वैल्यू देगा, मान लो कुछ यूनिट 3.5 सेंटीमीटर जो भी है, मान लो लेंथ ऑफ PQ।
अगर एल लग गया पी क्यू आर के पीछे, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा एक रियल नंबर आएगा, है ना, जो फिक्स वैल्यू हो गया इसका, है ना। अगर सिर्फ पी क्यू लिखा है, इसका मतलब पी से क्यू तक वो आर की बता रहा है, इसमें से कितना मतलब यहाँ से यहाँ तक बता रहा है बेसिकली, इसका स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है। पी क्यू आर का अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से एंड हो रहा है, और ये एक पीस है, ये पीस के बारे में बता रहा है। अगर इधर एल लग गया तो इसका मतलब ये एक लेंथ को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर अगर सेंटीमीटर लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, इधर यूनिट लिख देता हूँ, यूनिट लिख देता हूँ। यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ मैंने मेजर नहीं किया, है ना। अच्छा, इसके बाद भी पढ़ेंगे कि अगर एम लग जाता है, पी क्यू के पीछे एम लग जाएगा, तो फिर उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, है ना, तो ये बताएंगे अभी। अच्छा, तो यहाँ तो अगर किसी को दिक्कत है तो बताऊँ। अच्छा, किसी के माइंड में ये सवाल आएगा कि एक सर्किल में सिर्फ 2 ही आर्क हम काट सकते हैं क्या? नहीं, बहुत सारा आर्क हम कट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी तक 2 ही आर्क के बारे में बताया आपको कि पी क्यू, यहाँ पर मान लो पी ले लिया, क्यू ले लिया, आर ले लिया, एस ले लिया, टी ले लिया, एक्स ले लिया। यहाँ पर कितना भी हिस्सा में कट करो, मैंने पी क्यू आर्क ले लिया, मैंने पी आर आर्क ले लिया, फिर मैंने पी एस ले लिया, है ना, मैंने आर पी ले लिया, ठीक है। तो एक सर्किल में आप जितना भी आर्क आपकी मर्जी ले सकते हो, है ना। तो पी क्यू का मतलब सिर्फ आपको जानना है कि पी से क्यू तक यहाँ तक आया, पी आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर ऐसे लिखा है ये हमको डिनोट करे। अगर पी एस मतलब यहाँ से यहाँ तक, है ना। अगर आर पी लिखा तो ये उल्टा नहीं जाएगा, ये पूरा मतलब यहाँ से रिवर्स नहीं होगा, वो यहाँ से बड़ा वाला आरपी, आरपी मतलब बड़ा वाला। यहाँ पर जो आर का सिंबल देंगे, यहाँ पर कुछ एरो मार्क नहीं देंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक सर्किल में आप कितना भी आर्क कट कर सकते हैं और हम नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नेमिंग करेंगे सब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, है ना। एरो मार्क दे दिया, यहाँ पर एरो मार्क दे दिया जानने के लिए, पर आर्क का सिंबल जब दोगे वहाँ पर एरो मार्क नहीं देना है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी देखो एक कॉन्सेप्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैं इसको मानता हूँ, सेंट्रल एंगल है। इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे कि सेंट्रल एंगल ये क्या है। मान लो इससे पहले आपको बहुत सारा एंगल के बारे में पता होगा कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल है, जो भी है ना। तो सेंट्रल एंगल किस में आएगा, सिर्फ सर्किल में ही आएगा। ये ध्यान रखना कि सेंट्रल एंगल की बात बोल दिया कहीं पर, इसका मतलब वो सर्किल के बारे में, मतलब बेसिकली कोई एंगल होगा जिसमें सेंटर इन्वॉल्व होगा, बस वो हो गया, है ना। द एंगल हुज क्या होगा, हुज वर्टेक्स इज सेंटर, हुज है ना। तो जिसका वर्टेक्स सेंटर पे होगा तो वो सेंट्रल एंगल कहलाएगा। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने P, यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया Q, तो एक एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने का बहुत सारे तरीका तो है, तो मान लो आप ऐसे भी करके एंगल बना सकते हो, यहाँ से करके ऐसे एक एंगल बना सकते हो, यहाँ आप ऐसे भी करके एक एंगल बना सकते हो, और आप सेंटर को इंक्लूड करके भी एक एंगल बना सकते हो। मान लो यहाँ पर हो गया, ये O हो गया आपका, है ना, ये R हो गया, ये X हो गया, ठीक है। तो मतलब P और Q तो 2 एंडिंग पॉइंट, और बीच में कोई भी एक पॉइंट लेके हम एंगल बना सकते हैं, है ना। मान लो 2 स्टार्टिंग पॉइंट होके बीच में कोई भी कहीं से भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी डाइवर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ये भी एंगल बन गया, ये भी एंगल बन गया, ये सब एंगल बन गया, है ना। अगर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट फिक्स है तो हम कहीं पर भी एंगल बना सकते हैं। बट ये जो सेंटर पे एंगल बनाया, सेंटर पे जो एंगल बनाया, तो ये एंगल का नाम है सेंट्रल एंगल। ये हो गया आपका
सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आप बताओगे कि सेंट्रल एंगल तो हमने बना दिया, तो इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सर्किल के ऊपर रहना है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मान लो ये P पॉइंट मैंने इधर ले लिया, Q पॉइंट मैंने इधर ले लिया, और ये हो गया मेरा एंगल हो गया। तो क्या ये सेंट्रल एंगल कहलाएगा? ना, बिल्कुल कहलाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं तो ये जो जा रहा है लाइन, ये तो सर्किल को कट करेगा और सर्किल को कट करेगा। इसका नेमिंग हम x कर देंगे, इसका नेमिंग हम y कर देंगे। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ये मैटर नहीं करता कि सर्किल के ऊपर हो, ठीक है। अगर कोई एक लाइन जा रहा है, ठीक है, या तो रे है, रे, आप ऐसा सोचो, यहाँ से एक रे गया, यहाँ से एक रे गया, फिर भी वो एंगल तो चेंज नहीं होगा, है ना। ये इंडेफिनेटली बढ़ता जाएगा, इसका आर्म भी इंडेफिनेटली बढ़ता जाएगा, पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो, 2 पॉइंट तो सर्किल के ऊपर आएंगे, तो ये उसका हो जाएगा सेंट्रल एंगल, है ना। सेंट्रल एंगल मतलब वर्टेक्स आपका सेंटर हो जाएगा, है ना। जो मिडिल का जो पॉइंट होगा, मतलब एंगल को आप 3 पॉइंट से नेमिंग करोगे, है ना। तो यहाँ पर AX हो गया, वो हो गया, Y हो गया, ये जो एंगल हो गया ये आपका सेंट्रल एंगल हो गया, ठीक है। सेंटर इन्वॉल्व जिसमें हो गया वो बस सेंट्रल एंगल हो गया। अच्छा, यहाँ पर सेंट्रल एंगल हमने क्यों पढ़ा इतना जल्दी ना? जो आर्क है, मान लो PQ आर्क है, ये P है, ये Q है। मान लो हमने ऐसे मेंशन कर दिया कि PQ आर्क के ऊपर ऐसे एंगल मेजरमेंट कर दिया, मेजरमेंट ऑफ PQ आर्क का मेजरमेंट कितना है? आप बोलोगे PQ आर्क का तो लेंथ हम बता सकते हैं, PQ आर्क का मेजरमेंट कितना है वो कैसे पता करेंगे ना? बहुत आसान है कि सेंटर पे ज्वाइन कर दो, जितना एंगल बनेगा, मान लो ये O हो गया, तो ये POQ जितना एंगल बन रहा है, ठीक है, ये मान लो थीटा है, थीटा दे दिया हमने, थीटा डिग्री, ठीक है। अगर डिग्री में मेजर करें, डिग्री रेडियन में, वो तो अलग बात है मेजरमेंट के हिसाब से, पर अगर कोई आर्क के पीछे एम लगा हो, इसका मतलब वो सेंट्रल एंगल के बारे में डिनोट करता है, सेंट्रल एंगल। अभी देखो कन्फ्यूजन अभी शुरू हो जाएगा कि अगर मान लो मैं QP के पीछे अगर एम लगा दूं, क्या वो सेंट्रल एंगल होगा? ये तो उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ये इस एंगल के बारे में मैं बता रहा हूँ, हाँ, ये एंगल हो जाएगा। क्या ये अगर सेंट्रल एंगल हुआ, क्या ये भी एंगल सेंटर पे हो रहा है? हाँ, ये भी सेंटर पे एंगल हो रहा है, तो ये हो जाएगा, इसका एक स्पेशल नाम है रिफ्लेक्स ऑफ सेंट्रल एंगल। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ सेंट्रल एंगल, है ना। सर, हाँ बताओ। सर थीटा का वैल्यू जितना डिग्री होगा, क्या PQ का मेजरमेंट उतना होगा? हाँ, PQ का मेजरमेंट उतना होगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू जितना डिग्री होगा, PQR का मेजरमेंट उतना होगा। PQ का लेंथ नहीं, PQ का एंगल मेजरमेंट। एम लिखने से एंगल को समझाएगा कि सेंट्रल एंगल क्या है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन भी ये आएगा कि हम अगर ऐसे कोई एक एंगल बनाएंगे, क्या ये आर्क का एंगल है? ये सब जो लिखने का तरीका है, ये थोड़ा थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं जितना बताऊंगा बस उतना ही। बहुत सारी चीज़ें अभी हम नहीं समझ रहे हैं, हम अभी याद कर रहे हैं कि इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, क्योंकि PQ आर्क के अंदर भी एंगल आएगा, ये आर्क के अंदर भी एंगल आएगा, ये भी एंगल आएगा, ये भी एंगल आएगा। क्या इसको हम लिखेंगे PQR का एंगल? इसको नहीं लिखेंगे, है ना, है ना। आर का एंगल वो नहीं है, आर का एंगल जो होता है वो सेंटर पे होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। एक रिफ्लेक्स, यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिख दिया रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो x + y मिलके अगर 360 डिग्री होते हैं,
360 डिग्री होते हैं तो एक्स को वाई का क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स ना। एक्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स ऑफ वाई, वाई इज कॉल्ड रिफ्लेक्स ऑफ एक्स। ऐसा हम एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, है ना, क्योंकि दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जैसे कि कॉम्प्लीमेंटरी है, सप्लीमेंटरी है, ऐसे रिफ्लेक्स एंगल भी है, तो ये तो हम पढ़ते हैं। और जब सर्किल का नेमिंग की बात आ जाएगा ना, तो यहाँ पर देखो मैं और एक लेता हूँ, कन्फ्यूजन यहीं से शुरू हो जाएगा। देखो ये सब चीज़ें अगर मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप जिंदगी भर कन्फ्यूज ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर मान लो कुछ चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेगा तो कन्फ्यूजन का कोई टेंशन नहीं। जब पता चलना शुरू हो जाएगा तो फिर जाके आता है कन्फ्यूजन, है ना। जिसको कुछ भी नहीं पता वो ज़िंदगी में कभी कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि कन्फ्यूज होने के लिए आपको कुछ तो जानना चाहिए, है ना। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पर एक एंगल में लिख दिया पी क्यू आर का, ये एंगल है, ये मान लो थीटा है, तो पी क्यू आर का एंगल है और इसको हम बोल दिए सेंट्रल एंगल। इसको, ये जो मेजर को हम बोल दिए सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। अच्छा, अभी आ जाएगा क्यूपी, आ जाएगा क्यूपी, ये भी तो सेंट्रल एंगल होना चाहिए। वो बोला मैंने क्या पाप किया है, ये भी तो सेंट्रल एंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो पहले हम क्यूपी को कंसीडर करते हैं, पहले हम क्यूपी को कंसीडर करते हैं, तो हम उसको सेंट्रल एंगल, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पी है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्यू है, ये भी तो एंगल बना रहा है, ये भी तो बड़ा एंगल है। हमको पता है कि अगर ये एक एंगल है, ये भी तो एक एंगल है, ठीक है। क्योंकि हम जनरली एक एंगल की बात कर रहे हैं, हमेशा बात करते हैं, दूसरा एंगल की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी मान लो ऐसे ऐसे देखा गया है कि ये ए है और ये बी है और सी है, तो आप कौन सा एंगल की बात करते हो, ए बी सी का मतलब इधर दो एंगल है हम हमेशा एक ही एंगल की बात करते हैं। तो कन्फ्यूजन थोड़ी देर बाद दूर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ए बी सी बोलने से आप ये एंगल की बात करते हो हमेशा, जो एक्यूट एंगल, तो उसकी बात करते हो। और ए बी सी बोलने से ये एंगल भी तो एक डिनोट होता है। बेसिकली इसको ए बी सी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्स ऑफ ए बी सी बोलते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी। ये कहीं ना कहीं आपका जो लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज हुआ था कि रिफ्लेक्स ऑफ ये बताओ, रिफ्लेक्स ऑफ ये बताओ। बेसिकली जो 180 से कम होता है, 180 से कम होता है, उसको हम नेमिंग दे देते हैं वही एंगल का नेम, और जो 180 से ज़्यादा वाला एंगल आएगा उसको हम रिफ्लेक्स नाम दे देते हैं। पर एक्चुअली कॉन्सेप्ट उल्टा है, किसी को भी किसी का रिफ्लेक्स बोल सकते हैं हम, बेसिकली किसी को भी किसी का रिफ्लेक्स बोल सकते हैं। अगर बड़ा वाला को हम पहला एंगल बोले हैं तो दूसरा वाला को रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, पर ये पहले से यूज होते नहीं आ रहा है ना। हमने बताया कॉम्प्लीमेंटरी सप्लीमेंटरी पेयर जैसा है, ऐसे रिफ्लेक्स पेयर है। जैसे कि मान लो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों मिलकर 90 डिग्री है, ठीक है। तो 30 को 60 का कॉम्प्लीमेंटरी बोलेंगे, 60 को भी 30 का कॉम्प्लीमेंटरी बोलेंगे, तो बेसिकली वही होना चाहिए। पर यहाँ पर रिफ्लेक्स की जब बात आता है, जो 180 से कम होता है उसको रिफ्लेक्स नहीं बोलेंगे, जो 180 से ज़्यादा होता है उसको रिफ्लेक्स बोलेंगे। तो फिर आप अभी बताओ कि हमको कैसे पता चलेगा कि 180 से कम हो या 180 से ज़्यादा हो। तो यहीं पर आता है एक माइनर और मेजर चीज़ें, माइनर आर्क और मेजर आर्क, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी एंगल है वो 180 से कम है, उसको जनरल नेमिंग करेंगे ए बी सी, जनरल। इन जनरल आप जैसे नेमिंग करते हो, अगर 180 से ज़्यादा हो तो उसको आप रिफ्लेक्स ऑफ ए बी सी बोलेंगे, है ना। तो सर्किल के कॉन्सेप्ट में भी वही है। तो फिर आप बोलोगे अगर क्यूपी एंगल को हम कंसीडर करते सेंट्रल एंगल, तो इसको भी रिफ्लेक्स ऑफ सेंट्रल एंगल बोलना चाहिए था। पहले अगर इसको सेंट्रल एंगल बोलोगे, इसको रिफ्लेक्स ऑफ सेंट्रल एंगल बोलना चाहिए था। पर जनरली ये दो तरीके से हम नहीं सीखेंगे, हम पहले देखेंगे कि जो माइनर आर्क है,
तो ये एंगल जो है वो 180 से कम कौन सा है उसको सेंट्रल एंगल बोल के दूसरा को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ सेंट्रल एंगल, है ना। देखो आप बोलोगे ऐसा क्यों का एक्सप्लेनेशन नहीं है, जनरली ऐसा यूज करते आ रहे हैं। अगर मान लो कोई किसी को कुछ भी यूज करेगा, थियोरम एक लैंग्वेज में लिखा रहता है, हम उसको अगर उल्टे तरीके से समझेंगे तो उनका और हमारा मैच नहीं करेगा। बात यही है। अगर किसी को डाउट है तो पूछो कुछ। देखो ये वाला पार्ट जो मैं बता रहा हूँ ना, आप वीडियो बार बार देख लेना, है ना, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें, है ना। अगर कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। अच्छा चलो फिर अभी देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है माइनर आर्क कॉन्सेप्ट, माइनर आर्क, और दूसरा पढ़ेंगे इसके बाद मेजर आर्क पढ़ेंगे, है ना। माइनर आर्क किसको बोलेंगे, इसका जानने का बहुत सारा तरीके हैं कि माइनर आर्क किसको बोलते हैं। फिर सेंट्रल एंगल का नेमिंग में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि वो सब पहले माइनर आर्क को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मान लो हमने एक PQ आर्क को हम माइनर बोलेंगे। अच्छा यहाँ पर PQ आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क when मेजरमेंट ऑफ PQ आर्क जो है वो क्या होना है, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, 180 से कम हो। अच्छा इसको मेजर बोलेंगे कब, ठीक है, तो ये जो PQ है इज कॉल्ड मेजर आर्क व्हेन मेजरमेंट ऑफ PQ आर्क जो है वो ग्रेटर देन है ना 180 डिग्री। फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि इक्वल टू होने पे क्या बोलेंगे, कि सिंपल है, वो सेमी आर्क कहलाएगा या तो सेमी सर्कल का पार्ट होगा। अगर मान लो मेजरमेंट क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, वो ना तो माइनर आर्क कहलाएगा ना तो मेजर आर्क कहलाएगा, तो फिर वो क्या कहलाएगा। तो मान लो ये पूरा यहीं पर हिस्सा है, पूरा इक्वल है, आधा और आधा, तो ये सेमी आर्क कहलाएगा या आर्क ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी आर्क तो एक नॉन स्टैंडर्ड वर्ड है, तो आर्क ये क्या हो गया, सेमी आर्क तो कहलाएगा या तो आर्क ऑफ ए सेमी सर्कल। तो इक्वल टू होने पे ये सेमी सर्कल का पार्ट हो जाएगा, है ना। बेसिकली ये एक लाइन पे रहेंगे, मान लो ये P है, ये आपका O है और ये है Q है, तो ये एंगल हो जाएगा अभी, है ना, 180 डिग्री। तो ऊपर वाला एक सेमी सर्कल हो जाएगा, नीचे वाला एक सेमी सर्कल हो जाएगा, और ये आर्क जो उससे रिलेटेड है तो वो सेमी आर्क कहलाएगा। तो माइनर और मेजर आर्क हम ऐसे रफली ऐसे पहचानेंगे। तो इनका डेफिनेशन तो ये है, या तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कैसा माइनर और मेजर आर्क, तो इसका बहुत सारा तरीका है देखने का। तो बोला जाएगा कि ये P है और ये Q है, ये दोनों को ज्वाइन करो, क्या इसमें सेंटर आ गया। अगर इसके अंदर सेंटर रह गया तो फिर ये मेजर कहलाएगा, अगर इसके अंदर सेंटर नहीं रहा तो वो माइनर कहलाएगा। तो मान लो एक आर्क है, दोनों का एंड पॉइंट ज्वाइन करो, वो जो सेगमेंट हुआ या जो भी सर्किल का हिस्सा हुआ उस हिस्से में अगर सेंटर आ गया तो फिर वो कहलाएगा मेजर, ठीक है। जैसे कि मान लो ऊपर वाला QP में देखो, ये QP जो है वो मेजर इसलिए होगा क्योंकि दोनों एंड पॉइंट में ज्वाइन करने पे जो हिस्सा आ रहा है उसके अंदर सेंटर एक पार्ट है, ठीक है, वो हिस्से के अंदर सेंटर आ रहा है, उसका इंटीरियर हो रहा है। अभी देखो इसका इंटीरियर नहीं है सेंटर, इसीलिए PQ को हम माइनर कहेंगे। ये एक रफ सा आइडिया है, पर उसका एक्चुअल डेफिनेशन वही है, एंगल मेजर वाला, ठीक है। ये हो गया आपका मेजर। और जो भी सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट है वो सब माइनर पे बेस करके,
मान लो जो भी सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट है, ये P है और ये Q है, वो सब माइनर एंगल को बेस करके है, माइनर आर्क को। ये जो सेंट्रल एंगल थीटा है वो माइनर आर्क को, मतलब आपका जो POQ होगा, POQ जो है वो किसके बराबर होगा ना, वो PQ मेजरमेंट के बराबर होगा। ये नोटेशन याद रख लेना, PQ आर्क का मेजरमेंट, POQ है ना। यहाँ पर मैंने जो लिखा आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्या है ना, POQ जो एंगल मेजरमेंट हुआ वो PQR का सेंट्रल एंगल है, मतलब PQR का मेजरमेंट है, बस वो सेंट्रल एंगल है। अच्छा, अभी अगर हम उल्टा लिखेंगे, अगर मान लो QP का लिखेंगे, मान लो QP का एंगल लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा ना, रिफ्लेक्स ऑफ POQ होगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको, मतलब ऐसे ही लिखते रहेंगे हम नोटेशन, ऐसे लिखने से हम कंफ्यूज नहीं होंगे, सारा थ्योरम हमारे नोटेशन के हिसाब से मैच करेगा। इसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अगर मान लो ये माइनर आर्क है, ये जो एंगल है थीटा, और ये PQ आर्क का एंगल है, ठीक है। अगर जो QP आर्क का जो एंगल है, QP आर्क का जो एंगल है, ये ऊपर वाला एंगल है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्स ऑफ POQ। उसका नाम भी तो POQ हो रहा है, तो दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते, दोनों को सेम कैसे लिखेंगे ना, इसका रिफ्लेक्स लिख देंगे कि इसका उल्टा, जो माइनर आर्क में जो एंगल बनाया उसका उल्टा एंगल। कोई कन्फ्यूजन है तो थोड़ा बताओ। आज के लिए इंट्रोडक्शन मतलब और थोड़ा करेंगे, फिर एक मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, ट्रू फॉल्स, मतलब सर्किल में हमने जितना भी पढ़ा अभी तक उसके बारे में एक ट्रू फॉल्स 100 क्वेश्चन है, बस आपको करके देना है। तो कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ थोड़ा। देखो अभी देखो और एक पार्ट पढ़ेंगे, तो सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या है, सेगमेंट ऑफ सर्किल। अभी सेगमेंट है, सेक्टर है, डायमीटर है, तो वो सब क्या है देखो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सर्किल का मान लो कोई भी एक, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, अगर मान लो ये P है और ये Q है, इसको क्या बोलेंगे बताओ। PQ अगर मैंने ज्वाइन कर लिया, PQ को क्या बोलूँगा मैं, PQ जो एक लाइन सेगमेंट है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा ना, कोड बोला जाएगा, आपको पहले से पता है, क्लास 5-6 है ना। और ये क्या हो गया, PQ आर्क हो गया, PQ आर्क, और PQ ये हो गया आर्क। ये आर्क और कॉर्ड जो रीजियन एनक्लोज का, मतलब ये जो फिगर एनक्लोज करते हैं वो है सेगमेंट। इसका मतलब सेगमेंट जो होगा वो ये होगा, ये हो गया P, ये हो गया Q। और इसका नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट दे दो, यहाँ मान लो पॉइंट एक R है, अगर हम लिखेंगे कि सेगमेंट PRQ, और उसको कैसे लिखेंगे, तो इसका कुछ और सिंबल नहीं होगा, जैसे ट्राइंगल में होता है, यहाँ पर और कुछ नहीं होगा। ट्राइंगल में एक ट्राइंगल सिंबल देते हैं, सर्किल में कुछ अलग तरीके से, क्वाड्रिलेटरल में भी कुछ नहीं होता है। तो सेगमेंट में हम जस्ट बेसिकली क्या लिखेंगे कि PRQ, PQ सेगमेंट तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, R के ऊपर एक पॉइंट देके हम लिखेंगे कि ये सेगमेंट है। तो सेगमेंट का मतलब क्या है ना, आर्क प्लस क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे कि ये जो रीजन है क्या है, ये सेगमेंट का बेसिकली रीजन है, ये अंदर में सेगमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसे मैंने डार्क कर दिया, तो ये जो रीजन ऑफ सेगमेंट है, रीजन ऑफ सेगमेंट, फिर आप एरिया मत बोलो उसको, एरिया का वैल्यू हो जाएगा, है ना। हाँ, और सेगमेंट को लिखने का तरीका क्या है ना, आप आर्क का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ले लो, और बीच में कोई एक पॉइंट ले लो। तो बीच में जो पॉइंट लोगे वो आर के ऊपर ही पॉइंट लेना पड़ेगा, क्लास 10th में ये यूज होगा बहुत ज़्यादा, याद रखना। और यहाँ इसके ऊपर पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है।
ऐसा क्यों ना, ये जो सेगमेंट है एक तो माइनर भी हो जाएगा, मेजर भी हो जाएगा, तो इसके ऊपर पॉइंट कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर मान लो इसके ऊपर एक ये मान लो पॉइंट है आपका आर पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है मान लो टी है, ठीक है। अगर मैं दूसरा सेगमेंट लिखने के लिए कोशिश किया, अगर मैं लिखा सेगमेंट, अगर मैं सेगमेंट लिखा कि पी टी क्यू, देखो सेगमेंट लिखने पे मैं कुछ उल्टा पुल्टा लिख दूंगा, सेगमेंट पी टी क्यू लिखूंगा, उसका जो भी मतलब है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेगमेंट सेगमेंट क्यू टी पी, इसका भी मतलब वही है। बेसिकली आर के ऊपर एक ही पॉइंट होना चाहिए और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, है ना। तो ये जो सेगमेंट है ये हो गया मेजर, क्योंकि ये मेजर आर्क से रिलेटेड है, ठीक है, ये कहलाएगा मेजर। और ये जो सेगमेंट हो गया ये हो गया माइनर। माइनर आर्क से रिलेटेड जो है वो माइनर सेगमेंट हो गया, मेजर आर्क से रिलेटेड हो गया जो मेजर सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट कहने से ये नहीं समझना कि अंदर में जितना एरिया है उसको नहीं समझना, क्या अंदर में जो रीजन है उसको बिल्कुल भी नहीं समझना, कि सेगमेंट जस्ट क्या है ना, आर्क और कोड को जो लेके जो एनक्लोज्ड फिगर हुआ वो फिगर का नाम है सेगमेंट। अगर हमने डार्क करना शुरू कर दिया, अगर ये कर दिया शुरू कर दिया ऐसे, तो वो रीजन ऑफ सेगमेंट हो गया, है ना। ये जो है बेसिकली रीजन ऑफ सेगमेंट, या क्लास 10 में हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है। इसको आप एरिया भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एरिया तो एक वैल्यू है, उसका तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ये जो जितने भी पॉइंट कलेक्शन है अंदर में वो रीजन ऑफ सेगमेंट हो गया। और सेगमेंट कहने से बेसिकली या ये वाला पार्ट, नहीं तो ये वाला पार्ट को समझोगे आप, पूरा बड़ा वाला, इसमें कोड है, इसमें कोड है, और क्या है, आर्क है, ठीक है। एक सर्किल का अगर कोई भी हिस्सा आपने कट कर दिया, तो वो हिस्सा में अगर कोड और आर्क आ रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, सेगमेंट के बाद एक सेक्टर होता है। सेक्टर क्या है ना, इधर देखो उधर तो कोई भी कॉर्ड था ना, इधर दो आपका क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। ये एक रेडियस मान लो, है ना, ये भी रेडियस, ठीक है, और एक आर्क है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये मान लो सी हो गया, ठीक है। मान लो मैं बता रहा हूँ कि सेक्टर क्या है ना, ओ ए सी बी, ये एक सेक्टर हो गया, इसको ऐसे नेमिंग करेंगे। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी नेमिंग कर सकते हो, आपका मर्जी, ए सी बी ओ, ए सी बी ओ सेक्टर, ये सब याद रखना बहुत काम आएगा, नहीं तो आप बोलोगे कि क्या लिखा गया। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ कि ए सी बी ओ लिख के छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्या है। तो ये तो ऐसा ऐसा भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर ज्वाइन करके ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। मान लो कोई एक लाइन खींच लेगा तो बोलेगा कि ए सी बी ओ एक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ भाई क्वाड्रिलेटरल है, कोई दिक्कत नहीं ना। जब सेक्टर लिखेंगे तो सेक्टर समझेंगे, और ये एक पॉइंट इनके बीच में देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए सी बी ओ खाली लिखने से वो एक क्वाड्रिलेटरल को भी समझेगा, है ना। सेक्टर का मतलब बस क्या है, रेडियस है, मतलब रेडियस प्लस आर्क प्लस रेडियस, ठीक है, कि रेडियस आर्क रेडियस ये होने से ये आपका सेक्टर हो जाएगा, या रेडियस रेडियस आर्क जो भी आप समझो, आप जो भी समझो, है ना। तो रेडियस और आर्क से जो फिगर बनता है उसको सेक्टर कहेंगे, आर्क और कोड से जो फिगर बनेगा उसको सेगमेंट कहेंगे, ठीक है, बस। अच्छा, मान लो और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मान लो यहाँ पर ये, यहाँ पर हमने ऐसे ए कर दिया, ये बी हो गया, यहाँ पर दो सेगमेंट बन गया, एक तो हो गया माइनर सेगमेंट, यहाँ पर मान लो यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर जो है ए सी बी ये क्या हो गया,
माइनर सेगमेंट हो गया, और जो बी डी ए हो गया, बी डी ए हो गया, वो क्या हो गया आपका मेजर सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट। और ये दोनों सेगमेंट को वापस में बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट, ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। जैसे मान लो, मतलब माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट मिलके पूरा कंप्लीट सर्किल बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर मान लो पी दे दिया कि ए सी बी पी एक सेगमेंट है और बी डी ए एक सेगमेंट है। तो सेगमेंट के बीच में सेगमेंट ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अगर ऑल्टरनेट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ। मान लो एक माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट मिलके आपका कंप्लीट आर्क बना रहे हैं, तो फिर एक दूसरे को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट। माइनर का ऑल्टरनेट में होगा मेजर, मेजर का ऑल्टरनेट में होगा माइनर। तो यहाँ पर दोनों मिलके कंप्लीट बनाना चाहिए। तो फिर आप बोलोगे तो ऐसा, इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका थोड़ा सा ये मतलब है, जैसे कि यहाँ पर कन्फ्यूज आप हो सकते हो। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर एक पी पॉइंट ले लिया, क्यू पॉइंट ले लिया, यहाँ पर आर पॉइंट ले लिया। तो एक सेगमेंट मैंने ये लिखा कि ये लिखा ए पी बी, ए लिखा, पी लिखा, बी लिखा। और दूसरा सेगमेंट मैंने क्या लिखा कि ए बी सी सेगमेंट लिखा। कोई भी मैं कुछ ए क्यू सी लिखा, मान लो ए क्यू सी लिखा, एक सेगमेंट है। तो वो सेगमेंट इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है, ये हो गया क्यू इधर है कि ये सी है। और दूसरा एक सेगमेंट मैंने लिखा, बड़ा लिखा कि बी आर सी, ये बड़ा सेगमेंट लिखा, ये लिखा बी, ये आर लिखा, ये ए लिखा, बी आर ए, हाँ जो भी है। मतलब ये पूरा बड़ा लिखा, बी से लेके ए तक लिखा, और एक लिखा सेगमेंट ए से लेके बी तक लिखा, और लिखा ए से लेके सी तक लिखा, है ना। इनमें से कौन किसका अल्टरनेट होगा, ये बात ध्यान देना, है ना। तो कौन किसका, हम किसी को भी किसी का अल्टरनेट नहीं बोल सकते। जैसे कि ये दोनों अल्टरनेट सेगमेंट होंगे, तो ऐसा नहीं कि एक माइनर एक मेजर होने से भी अल्टरनेट हो जाएगा, ये दोनों भी तो माइनर मेजर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट। पर यहाँ पर कनेक्शन नहीं बनेगा, यहाँ पर नहीं बोल सकते नॉट अल्टरनेट सेगमेंट। आई होप आपको समझ में आया। तो अल्टरनेट सेगमेंट होने के लिए दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में कॉमन आना है। इधर ए बी है, इधर ए बी है, और एक मेजर होगा एक माइनर होगा, ठीक है। सेमी सर्किल के केस में तो अल्टरनेटिव सेगमेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए उधर कोई पूछता नहीं, है ना। एक माइनर एक मेजर होने से वो अल्टरनेटिव सेगमेंट का क्वेश्चन ज़्यादातर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों अल्टरनेट सेगमेंट नहीं होंगे, क्योंकि आपका दिमाग में ये बैठ जाएगा कि एक माइनर है एक मेजर हो गया, तो फिर अल्टरनेट सेगमेंट शायद इसको कहते हैं, है ना। तो अगर आर्क के केस में भी वही है, मान लो आर्क के केस में भी अल्टरनेट, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लो 2 आर्क है, अल्टरनेट आर्क भी बोल सकते हैं। मान लो इधर है ए है, इधर बी है, एक तो है ए बी आर्क और दूसरा है बी ए आर्क, ये दोनों वापस में अल्टरनेट आर्क है, अल्टरनेट आर्क है, ठीक है। देखना, अल्टरनेट आर्क का एक दूसरा नेम भी यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री आर्क। ये हम जो पढ़ते थे वो एक वर्ड होता था कॉम्प्लीमेंट्री आर्क। अच्छा, यहाँ पर मान लो एक दूसरा आर्क में लेता हूँ सी, एक तो है ए बी और दूसरा है बी सी, मान लो मैंने लिया।
ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट आर्क बोलेंगे, एडजेसेंट आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो बस इतना था, बहुत बेसिक था। ऐसा नहीं कि और भी टर्मिनोलॉजी है ही नहीं, टर्मिनोलॉजी और भी बहुत है, धीरे धीरे करके हम सीखेंगे।